नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात राजभवन और सरकार के बीच दिख रहे टकराव की। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति दिख रही है। राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने बाबत राजभवन को फाइल भेजी। कुछ सवालों के साथ राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इसे लौटा दिया। सरकार ने भी टीप में लिखे सवालों का जवाब देते हुए फाइल को दोबारा राजभवन पहुंचाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि प्रदेश की पूर्ण बहुमत वाली सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने से राज्यपाल रोक नहीं सकते। इधर भाजपा ने भी विशेष सत्र बुलाए जाने का विरोध किया है। केंद्रीय कृषि विधेयक को निष्प्रभावी करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कानून बनाने जा रही है। इसके लिए 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए राजभवन को फाइल भेजी गई। लेकिन राजभवन ने पूछा है कि 58 दिन पहले मानसून सत्र हुआ था, फिर अचानक विशेष सत्र की जरूरत क्यों पड़ी है। इस फाइल पर टीप लिखने के साथ ही राज्यपाल ने फाइल लौटा दी है। सरकार की ओर से राज्यपाल की टीप का जवाब देते हुए फाइल दोबारा भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के 3 कानूनों से प्रदेश के किसानों का हित प्रभावित हो रहा है, जिसके लिए कानून बनाने विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। न तो राजभवन से कोई टकराहट है, न कोई तल्खी है। ये संसदीय और संवैधानिक मर्यादाएं होती हैं। मामले को लेकर सवाल उठे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने से राज्यपाल नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि राजभवन को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को हारे हुए सेनापति बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें बैकडोर से शासन चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार है उसे विधानसभा बुलाने से राज्यपाल नहीं रोक सकते। इधर भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर कहा कि मरवाही उपचुनाव के दौरान विशेष सत्र नहीं बुलाना चाहिए। अगर कृषि से संबंधित कोई विधेयक ला रहे हैं तो नीतिगत फैसले से चुनाव प्रभावित हो सकता है। और वर्तमान में जो विधानसभा का सत्र विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, 7 दिन की नोटिस पर बुलाने की कोशिश की जा रही है, तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो पूछे कि किस विषय, क्योंकि विशेष सत्र विशेष परिस्थितियों में ही बुलाया जाता है। मरवाही चुनाव में अपने हार के डर से विशेष सत्र आहूत कर नीतिगत निर्णय का मैसेज देना चाहती है। राजभवन और सरकार के बीच इससे पहले भी कई मुद्दों को लेकर टकराव की स्थिति बनी है, लेकिन सूबे के संवैधानिक प्रमुख और सत्ता के बीच संतुलन ही दोनों की मर्यादा है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 100 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाएगी, लेकिन इसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर श्रेय लूटने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति लेने का प्रयास किसने किया। यह भी कहा कि प्रस्ताव का विरोध करने वाले अब श्रेय लेने की कतार में हैं, जबकि सरकार के पास इससे जुड़े सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। हम छत्तीसगढ़ के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ये एथेनॉल प्लांट हम यहाँ लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में हम लगाएंगे ताकि किसानों को कभी भी धान बेचने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हरित क्रांति, इंदिरा जी ने जो हरित क्रांति का जो आह्वान किया और पूरे देश के किसानों ने जो अनाज उत्पादन किया, आज स्थिति ये है कि FCI में अनाज रखने की जगह नहीं है। 3 साल तक के अनाज पूरे हिंदुस्तान को खिलाया जा सकता है, इतना अनाज हमारे पास है, लेकिन उसका क्या उपयोग हो, उसका वैल्यूडेशन किस प्रकार से हो, इसके बारे में भारत सरकार मौन थी। सब लोगों ने प्रयास किया, हमारे अधिकारियों ने प्रयास किया, तब जाके ये दबाव बना कि भैया आप पेट्रोलियम पदार्थ विदेशी धन लगा के लेते हैं, तो कम से कम यदि हिंदुस्तान में उत्पादन होगा उतना हमारा विदेशी धन तो बचेगा। बुद्धिजीवी जनता जान रही है कि प्रयास किसने किया, यहाँ के पत्रकार लोग जान रहे हैं किसने प्रयास किया, यहाँ विधानसभा के रिकॉर्ड देख लीजिए प्रयास किसने किया, जितने पत्राचार मैंने किया वो सारी चिट्ठियाँ यहाँ है, किस किस तारीख को मैंने पत्र लिखा, कब कब जाके वहाँ के मंत्रियों से मिले, वो सारे रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। यहाँ कब कब वर्कशॉप किए, कब कब हमने अध्ययन दल भेजा, वो सारी जानकारी हमारे पास है, तो दूसरा कोई श्रेय कैसे ले पाएगा। कल जो प्रधान जी कह रहे थे
और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बैठे थे वही लोग विधानसभा के बाहर विरोध कर रहे थे और कल वो सुन रहे थे। मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि जो विरोध करने वाले उस रेल लूटने के चक्कर में। इधर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति, राजधानी में बढ़ते अपराध, प्रदेश में फल फूल रहे नशे के कारोबार के विरोध में आज भाजपा ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले का घेराव करने की कोशिश की। इसके पहले धरना देने के बाद जन आक्रोश रैली निकाली गई। रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास धरने में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद विजय बघेल, श्रीचंद सुंदरानी समेत पार्टी के सभी बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गृह मंत्री के बंगले का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने सप्रे स्कूल के पास ही इन्हें रोक दिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई। सबको गिरफ्तार कर बाद में रिहा कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, विपक्ष के पास आंदोलन के अलावा और कोई काम नहीं होता है। रायपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। रायपुर में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त पड़ी हुई है, बिना पैसे के किसी का कोई काम नहीं होता। और इन सब को लेकर आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर शहर की अगर राजधानी की हालत है तो पूरे प्रदेश की क्या हालत होगी, इसको लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है। लगातार हत्याएं राजधानी में हो रही है। ड्रग्स माफिया पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में सक्रिय, राजधानी नशे की चपेट में आ गई है। लगातार रेत माफिया यहाँ पे हावी है, शराब माफिया यहाँ पे हावी है। हम तो संज्ञान में लाना चाहते थे, गृह मंत्री जी जाग जाओ और इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करो। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, उनके पास कोई काम नहीं है। माननीय भूपेश बघेल जी ने उन लोगों को घर बैठा दिया है। अब विपक्ष में है तो कुछ न कुछ कहना है। इधर मरवाही में जेसीसीजे पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर स्वर्गीय अजीत जोगी की आत्मकथा सपनों का सौदागर की प्रतियां बांटते हुए अन्याय के खिलाफ गुहार लगा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। कोटा विधायक डॉक्टर रेणु जोगी ने मरवाही विधानसभा क्षेत्र के सिवनी और निमदा साप्ताहिक बाजार में जोगी पर लिखी आत्मकथा इसकी प्रतियां मां दुर्गा के चरणों में अर्पित की और वहां पर उपस्थित ग्रामीणों को बांटी। इस दौरान रेणु जोगी ने कहा, स्वर्गीय अजीत जोगी मरवाही को अपना परिवार मानते थे और उनके जाने के बाद जोगी परिवार अमित, ऋचा स्वर्गीय जोगी जी के बताए रास्ते पर चलते हुए मरवाही की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उपचुनाव में छल करके अमित और ऋचा जोगी के नामांकन को निरस्त किया गया, जिससे जोगी परिवार आहत है और इसीलिए न्याय मांग रहा है। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, जोगेरिया से और बदलापुर की राजनीति से किस प्रकार से मेरे पिताजी को अपमानित किया गया, मेरे परिवार को खत्म करने की लगातार मुख्यमंत्री साजिश कर रहे हैं। मैं जनता के बीच में जाऊंगा। ये इस सदी का पहला चुनाव होगा जब जोगी परिवार वोट नहीं मांगने आएगा, न्याय मांगने आएगा। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए केस के साथ ही डेथ रेट बढ़ रही है, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जानकारी दी कि आने वाले समय में राज्य में जल्दी ही 4 नई VRDL लैब शुरू करने के अलावा 17 जिला अस्पताल और 6 मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम तैयार किया जा रहा है, ताकि बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो। छत्तीसगढ़ में डेथ के बढ़ते आंकड़ों पर कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज अपना आकलन कर रहे हैं और अस्पताल आने में देर करते हैं, जिसके कारण मृत्यु दर बढ़ी है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में संक्रमण तेजी से फैला है, जो चिंता की बात है। सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण इलाकों में इसे फैलने से रोका जाए। कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ये हमारे सभी मेडिकल कॉलेजेस में और 17 जिला अस्पतालों में ये स्थापित कर लिए जाएंगे कि तीनों नए मेडिकल कॉलेजेस में और कोरिया जिले में तो ये 4 वायरोलॉजी लैब्स और स्थापित होंगे। लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में हुई पार्टी मामले में अब दूसरे संचालक भी पुलिस कार्रवाई की जद में आने वाले हैं। क्लब के संचालन में उनकी भूमिका का पुख्ता प्रमाण हासिल करने के लिए पुलिस अब दिल्ली स्थित मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से जानकारी मांग रही। जवाब मिलते ही कंपनी के कई दूसरे डायरेक्टर्स पर कानून का शिकंजा कस सकता है। रायपुर में सख्त लॉकडाउन के बाद भी क्वींस क्लब में हुई हाई प्रोफाइल पार्टी के मामले में अब क्लब के दूसरे संचालकों पर भी शिकंजा कस सकता है।
इसके लिए पुलिस एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के तमाम डायरेक्टर्स का पता लगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को पत्र लिखने जा रही है। साथ ही मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए भी आधिकारिक रूप से डायरेक्टर्स के नाम की जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पत्र भेजकर पत्रचार किया जाएगा। उसके अलावा वेबसाइट के माध्यम से जानकारी में प्राप्त किया जाएगा। दरअसल इससे पहले पुलिस ने बिलासपुर स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय को पत्र लिखकर इमिनेंट कंपनी और उसके डायरेक्टर के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन वहां से जवाब आया कि कंपनी दिल्ली में रजिस्टर हुई है, लिहाजा पूरी जानकारी दिल्ली स्थित मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से ही मिल सकती है। हाँ, हमने क्वींस क्लब के कंपनी एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का जानकारी हेतु कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार बिलासपुर को पत्र भेजा गया था, जिसके संबंध में जानकारी प्राप्त हुआ है। इसमें लिखित में बताया गया है कि इसकी जानकारी आपको संबंधित कार्यालय दिल्ली से मिलेगी और उसने एक आईडी दिया हुआ है, उस पर जाके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल क्वींस क्लब में हुई हाई प्रोफाइल पार्टी के दौरान फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने चंपालाल जैन, नमित जैन, नेहा जैन, हर्षित सिंघानिया और मिनाली सिंघानिया के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी। इन सभी को दस्तावेज और पार्टी में मौजूद लोगों के बयान के आधार पर क्लब के संचालक के तौर पर चिन्हित किया गया था। इनमें नमित जैन को छोड़कर बाकी सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अब अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के सभी डायरेक्टर्स की जानकारी जुटा रही है। हालांकि क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा की कंपनी के सभी 8 डायरेक्टर्स की जानकारी पुलिस मांग चुकी है, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से जानकारी जुटाई जा रही है। यानी ये तय है कि पुलिस कंपनी के सभी डायरेक्टर पर कार्रवाई करने वाली है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। राजेश, लगातार इस मामले में संचालकों पर शिकंजा कब, ये सवाल रहा है, अब क्या डेवलपमेंट है? देखिए, ये पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने जो शुरू से कार्रवाई की थी, तो वो कार्रवाई इस बेसिस पे की गई कि जो वर्तमान संचालक थे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पेश किया और उस डॉक्यूमेंट के आधार पे ये बताया कि क्लब के संचालन का जो जिम्मा है अब हमने दूसरे लोगों को सौंप दी है और उसके आधार पे एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जाँच आगे बढ़ी, पुलिस के सामने फैक्ट्स आए और फिर ये पता चला कि इस कंपनी के जो क्लब है उसके संचालन का जिम्मा हाउसिंग बोर्ड ने इमिनेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज को दी है और इस ग्रुप में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई का मामला बनता है। तो अब पुलिस इमिनेंट ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स के नाम को वेरीफाई कर रही है और इसके लिए जो पूर्व वर्तमान के संचालक डायरेक्टर भी है वो बत्रा, उनसे लिस्ट भी मांगी, लिस्ट उनसे मिल गई है, लेकिन उसको कानूनी तौर पे पुख्ता बनाने के लिए कि वो सस्टेन कर सके एज ए एविडेंस कोर्ट में, वो अब कंपनी जो मामले की देखरेख करती है भारत सरकार, वहाँ से ये जानकारी जुटा रही है और ये फैक्ट्स पता करने की कोशिश कर रही है कि इस ग्रुप में वर्तमान में कौन कौन संचालक हैं, कब इनकी नियुक्ति हुई, कब ये इनकॉर्पोरेट हुए उसमें और अभी में उनकी क्या भूमिका थी। तो इस तरह से जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक इमिनेंट ग्रुप के 8 डायरेक्टर्स हैं, जिसमें चंपालाल जैन और हर्षित सिंघानिया का नाम भी शामिल है। ये वो लोग हैं जिस पे एफआईआर दर्ज हुई है एक दूसरे डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, लेकिन इन 2 को छोड़ करके 6 और नाम है इमिनेंट ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर्स में जो अब पुलिस के रडार पे हैं और अगर जांच जैसे आगे बढ़ती है, पुलिस को फैक्ट्स पता चलते हैं, उसके पास अगर एविडेंस आ जाते हैं तो इस संबंध में भी कार्रवाई हो सकती है। इस बात के संकेत पुलिस ने दिए हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो घटना हुई और लगातार जो हम खबर दिखा रहे हैं या फिर जो मुहिम चली है उसके बाद धीरे धीरे ही सही पुलिस के जांच का दायरा भी बढ़ रहा है और जो लोग छूटे हुए हैं वो भी इस जांच के दायरे में अब शामिल होंगे। जी, तो इस पूरे मामले में लगातार एक्शन हो रहा है, लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाइयों में वक्त लग रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि पुख्ता तैयारियां की जाएंगी। एक और लगातार बार बार सवाल उठा कि इसमें जो नोटिस दिए गए उसकी अवधि के बाद भी वक्त मांगे जाते हैं, क्या अब इसके बाद इस तरह के कोई संकेत हैं कि अब कोई टाइम लिमिट ना दी जाएगी? देखिए पुनीत, ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है ना वो 3 एजेंसी, करीब 3 से 4 एजेंसी है जो एक्टिवली इसमें कार्रवाई कर रही है। तो जो पुलिस का पार्ट है, जो तेलीबांधा थाने में ये मामला दर्ज हुआ है, वहाँ पे अब नोटिस का कोई नहीं रह गया है की ज़रूरत, क्योंकि जो जानकारी थी वो मांग ली गई है। हरबख्श सिंह बत्रा से मांगी गई थी जानकारी कि आपकी अभी कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर्स है उसकी लिस्ट दीजिए, वो लिस्ट पुलिस के पास पहुंच चुकी है। अब ये इसे कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ से तस्दीक की जा रही है कि
वहाँ के कंपनी फर्म में आधिकारिक रूप से किन की जानकारी है, किस किस डायरेक्टर्स की है, तो वो जो जानकारी रहेगी वो एज ए एविडेंस कोर्ट में सस्टेन करेगी। तो पुलिस उसके लिए कोशिश कर रही है। जिस नोटिस की बात आप कह रहे हैं वो 2 एजेंसी है और वो 2 एजेंसी को लेकर के थोड़ा सस्पेंशन ज़रूर होता है, खास करके आबकारी विभाग को लेकर के, क्योंकि आबकारी विभाग अब तक कार्रवाई नहीं करी है और सिर्फ नोटिस पे नोटिस दिए जा रही है, जबकि मामला बहुत स्पष्ट था और अगर कार्रवाई करनी होती तो 1 नोटिस के आधार पर हो जाती, लेकिन 3 नोटिस की बारी आ गई है, नौबत आ गई है। ये जरूर संदेह पैदा करता है या फिर सवाल खड़ा करता है आबकारी विभाग के मंशे पे। हाउसिंग बोर्ड की बात करें तो वहां से भी करीब 2 नोटिस आ चुकी है। 1 नोटिस था और एक आखिरी नोटिस है। उस नोटिस का मियाद अभी पूरी होने में 2 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन उसके बाद फिर कोई नोटिस नहीं दी जाएगी। ये हमारी अधिकारी से बातचीत हुई है, उन्होंने स्पष्ट किया है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी आरोपी के पास जो विकल्प हो सकते हैं वो तमाम चीज़ों को दे करके और कार्रवाई इस रूप में की जाए, इस बात का दावा अधिकारी कर रहे हैं कि फिर आरोपी को लाभ ना मिल सके कि हमें नोटिस नहीं दिया गया या हमें जवाब देने का मौका नहीं दिया गया और वो कोर्ट में या फिर कहीं और बच न निकले। इस तरह की कार्रवाई की जा रही है कि किसी के पास कोई स्कोप ना बचे और कार्रवाई हो तो ठोस कार्रवाई हो, ये दलील दी जा रही है अधिकारियों की। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो कार्रवाइयाँ पुख्ता तौर पर की जाएं, पुख्ता तौर के ऊपर हर सबूत साक्ष्य जो हैं वो जमा किए जाएं ताकि बाद में आरोपी बच ना निकले। इस तरह की जानकारी बार बार अधिकारी दे रहे हैं, एजेंसीज दे रही हैं, लेकिन फिर भी देरी पर या नोटिस के बाद बार बार मियाद बढ़ाने पर प्रश्न जरूर उठ रहे हैं। इधर सुकमा में नक्सलियों की एरिया कमेटी ने एक पर्चा जारी करते हुए अपने साथी की मौत की पुष्टि की। नक्सलियों की केरलापाल एरिया कमेटी के पर्चे में नक्सलियों ने मड़कम रमेश की मौत की पुष्टि करते हुए लिखा कि मड़कम रमेश दक्षिण बस्तर डिविजनल जगरगुंडा एरिया के पुलनपाड़ गांव में जन्मा था। साल 2002 में जगरगुंडा एरिया कमेटी में पूर्णकालिक सदस्य बना, लेकिन 3 अक्टूबर को मलेरिया टाइफाइड से उसकी मौत हो गई। नक्सलियों ने सुकमा के तत्कालीन एसपी शलभ सिन्हा के ग्रामीणों में नक्सलियों द्वारा कोरोना फैलाने के आरोप को गलत बताया। पुलिस पर आरोप लगाया कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने ग्रामीणों से जबरन मारपीट की, उनको जेल में ठूंस दिया। उधर एनएमडीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरोह की महिला सदस्य फरार है। पुलिस ने बचेली निवासी नरेंद्र चौधरी, संजय दयाल और नवीन चौधरी को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 7.5 लाख रुपए, एक 4 पहिया वाहन, प्रिंटर और एक डायरी जब्त की गई। ठगों ने जगदलपुर के 12 लोगों से 49 लाख रुपए ठगे हैं। साल 2017 में नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील प्लांट में नौकरी लगाने के नाम पर ठगों ने बस्तर जिले की भानपुरी की युवती आसमीन अंसारी से 7 लाख रुपए लिए। युवती को जब नौकरी नहीं मिली तो आरोपियों से पैसे वापस मांगे। पैसे नहीं देने पर कोतवाली थाने में 2017 में ठगी की शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने जांच शुरू की, तब बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ। ठगों ने बस्तर, सुकमा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा समेत अन्य जिलों के 119 बेरोजगार युवकों को शिकार बनाया। बेरोजगारों से 3 करोड़ से ज्यादा की रकम ऐंठी। नगर स्टील प्लांट में नौकरी देने के लिए से पैसा लिया गया था और अभी पैसा लेने के बाद अभी नौकरी नहीं दे रहे हैं, ना पैसा भी वापस नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र चौधरी और संजय दयाल को जो है बस्तर पुलिस जगदलपुर के द्वारा जो है पकड़ा गया। पकड़ने के पश्चात जो है इनके पास से फर्जी एनएमडीसी के अधिकारियों की सील है, 7.5 लाख रुपए नगद, स्कॉर्पियो वाहन जिसमें इनके द्वारा जो है अपराध को अंजाम दिया जाता था। अभी यह जो मामला है थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। राजनांदगांव में 6 बंदरों को भगाने के नाम पर जान से मारने का मामला सामने आया। वैश्यों की क्रूरता यहां पर थमी नहीं, उन्होंने बंदरों के शव को कुत्ते के सामने फेंक दिया। बंदरों से बर्बरता का ये मामला शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित बखत रेंगा कठेरा में हुआ। गांव में बंदरों की आमद से किसान परेशान थे। ग्रामीणों ने गांव के लोगों से 100 रुपए का चंदा जमा किया, लेकिन बंदरों को जान से मारने की फिराक में वैश्यों ने चंदे की रकम से एयरगन खरीद ली और एक साथ बैठे बंदरों पर हमला कर दिया, जिसमें 6 बंदरों की मौत हुई। 2 बंदर इसमें लहूलुहान हो गए। जब इसकी जानकारी गांव के पार्षद ने वन विभाग को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि वन विभाग मामले की तफ्तीश कर रहा है, साक्ष्य जुटा रहा है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। और उसके लिए बुनियादी भी हुआ था कि 100 रुपया यानी प्रत्येक राशन कार्ड से गांव द्वारा यानी इकट्ठा किया जाएगा। उसको उसी का राइफल लिए हैं 7,500 का और गोली बंदर मारने वाला
और उसी से 5 बंदर को मार दिया गया है। इस प्रकार का जो क्रूरता भरा काम किया गया है उस पर हमारी यह मांग है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ग्राम समिति पर भी होनी चाहिए और उक्त जिसने ये हरकत की है उस पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। फॉरेस्ट विभाग को सूचना दे दी गई है, फॉरेस्ट विभाग वहाँ पहुँचे, फॉरेस्ट विभाग से अभी तक हमको किसी भी प्रकार की कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किन कारणों से मारा गया था बंदरों पर? ये जांच का विषय है और ये जांच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रही है। हमारे पास अगर रिपोर्ट आती है तो हम इसमें जांच करके निश्चित तौर पे आगे कार्रवाई करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।